मोशन ऑफ बॉडी या बॉडीज, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट, motion of body in contact. So now we will derive all the cases when bodies are in contact with each other. Okay, contact means जब surface to surface bodies का क्या होता है, टच होता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या केसेस बनते हैं और बॉडी के क्या क्या इक्वेशन बनते हैं और फोर्सेस, एक्सेलरेशन, उसमें हर चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका ये बनाऊंगी जब दो बॉडी है और वो क्या है, कांटेक्ट में है। सो नाउ वी विल ड्रॉ अ सरफेस एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। और ये सरफेस में क्या है, रखे हुए हैं तो ये है आपका M1 और ये है आपका M2। अगर मैंने इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये एक्सेलरेट किधर होगा, इधर साइड एक्सेलरेट होगा, ठीक है। जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में हो या कनेक्शन में हो किसी स्ट्रिंग के थ्रू या एक दूसरे से सरफेस टू सरफेस टच हो, कांटेक्ट में हो, तो हमेशा हम उन दोनों कंडीशन में बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। हमेशा बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इन क्वेश्चंस को इन कंडीशंस में जब दो बॉडीज एक दूसरे से जुड़े होते हैं या कनेक्टेड होते हैं तो आप उन्हें बिना फ्री बॉडी डायग्राम के सॉल्व ना करें, ठीक है। तो ये है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको कुछ इस तरह से इन्हें मेंटेन करना है। दिस इज योर M1 और इनको मैं दूर दूर रख दे रही हूँ। दिस इज योर M2। तो ऐसे ट्री बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। दिस इज योर M1, दिस इज योर M2। फोर्स इधर लग रहा है ना, दिस इज योर F फोर्स। ये देखिए सरफेस के टच में है, ओके। अगर ये दोनों सरफेस के कांटेक्ट में है तो कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन इसका भी ए ही होगा और इसका भी ए ही होगा, ठीक है। सो इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अब इन दोनों बॉडी में ड्यू टू कांटेक्ट कौन सा फोर्स जनरेट होगा, इन दोनों में कौन सा फोर्स जनरेट होगा। जब दो बॉडीज एक दूसरे पे कांटेक्ट होती है ना, तो एक साइड से जब फोर्स लग रहा है तो ये जो बॉडी है जो इसके कांटेक्ट में है वो इस पे क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो ये रहा आपका एक, जब इसने इस पे लगाया तो ये नॉर्मल होगा इस एफ के बराबर, और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी तो इस एफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा माइनस डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ना। तो ये रहा आपका है। अब इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं मैं उन फोर्सेस को इवेल्युएट करूंगी, ठीक है। तो M1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं या किन किन फोर्सेस के थ्रू M1 क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, मैं उन आ, उन फोर्सेस को लेके इक्वेशन मेंटेन करूंगी अब। तो इक्वेशन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि F फोर्स F अप्लाई हुआ, ठीक है, और इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है फोर्स, मैं इस वाले नॉर्मल को इवेल्युएट कर, देखिए दो बॉडीज जब कांटेक्ट में होंगी तो एक दूसरे पे इसी तरह से फोर्स लगाएंगी। तो जब स्ट्रिंग होगी
टेंशन प्रोवाइड होगा तो वहां पे टेंशन लगेगा, क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, लेकिन दोनों साइड टेंशन लगेगा। पर आपको वो टेंशन लेना है, वो फोर्स लेना है जो उस ब्लॉक पे लग रहा है। जैसे मैं M1 को कंसीडर कर रही हूँ तो M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ना कि M1 कौन सा फोर्स लगा रहा है। M1 का ये फोर्स मैं कंसीडर नहीं करूंगी, अदरवाइज F की डायरेक्शन और इस N की डायरेक्शन सेम है तो मैं F प्लस N लिखती ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं जो फोर्स M1 पे लग रहा है, F वेक्टर माइनस N विच इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स ऑफ द फोर्स फ्रॉम M1। M1 से जो फोर्स लग रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट लग रहा है N, किस पे, M1 ब्लॉक पे। तो इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। दिस इज योर F वेक्टर माइनस N, मैं यहां लिख देती हूँ फॉर M1, ठीक है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो मैं इसको लूंगी M1A, ठीक है। यहाँ पे जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो फोर्स हो जाएगा, फोर्स जनरेट होगा M1 पे, M1 इंटू ए। फॉर M2 पे देखिए, M2 कौन सी, M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अब N फोर्स लग रहा है। N2 पे कौन सा लग रहा है, N फोर्स लग रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि जो M2 पे N फोर्स लग रहा है ये होगा M इज इक्वल टू ओनली M2A, क्योंकि यहाँ तो कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे कोई कंपोनेंट इसका ऐसे या ऐसे कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस जगह को, या यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट, कोई भी वेरिएंट M2 पे नहीं लग रहा है, केवल एक लग रहा है, वो है N ड्यू टू M1। तो हो गया N इज इक्वल टू M2A। एन एन सेम इसलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड का लगाएंगे। ये हो गया। मैं इस N की वैल्यू इस पहली इक्वेशन में रख दूं, तो F वेक्टर माइनस M2A इज इक्वल टू M1A, ठीक है। F इज इक्वल टू M1 प्लस M2A। एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन विल बी F वेक्टर, F वेक्टर इसको मैं टोटल नेट F नेट कर लेती हूँ ना, मैं शुरू से ही ये मान के चलती हूँ कि ये F नेट है, ठीक है। A वेक्टर इज इक्वल टू F नेट अपॉन M1 प्लस M2, क्या हुआ, M1 प्लस M2, N1 वो एक्सेलरेशन आपको क्या मिला, F नेट अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2, ठीक है। ये रहा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन कहां से आया, जब देखिए दो ब्लॉक होंगे कांटेक्ट में होंगे, या तीन ब्लॉक होंगे कांटेक्ट में होंगे, एक फोर्स के थ्रू तीनों ब्लॉक एक ही डायरेक्शन पे एक्सेलरेट कर रहे होंगे, तो इन तीनों ब्लॉक के सरफेस के इन बिटवीन नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे, और वही नॉर्मल फोर्सेस से जो हम इक्वेशन बनाते हैं उससे हमारा जो एक्सेलरेशन ऑफ द तीनों ब्लॉक का आता है वो हो जाता है, तीनों ब्लॉक, चार ब्लॉक हो सकते हैं, पांच ब्लॉक हो सकते हैं, तो हम सीधे क्या करेंगे, टोटल दिया रहेगा ना कि कितना फोर्स लगाया गया, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, मान लीजिए सबका मास दे दिया 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो हम इसको एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, एफ नेट अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ना। तो इसी तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है टोटल एक्सेल, वही सेम सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो एक्सेलरेशन of the blocks, the blocks are in contact with each other, so the acceleration will be F net, जिस डायरेक्शन पे एक फोर्स आप पे अप्लाई हो, तो एक्सेलरेशन जो है आपका वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होगा, तो आपको इस तरह से दो ब्लॉक दे देगा। अब M1 और M2 ब्लॉक थे तो वो एक दूसरे के सरफेस से टच थे और इसलिए उन्होंने सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट रिएक्शन नॉर्मल फोर्स लगाए, राइट। लेकिन जब तीन ब्लॉक एक साथ जुड़ते हैं ना, दो के बाद जब ब्लॉक जुड़ते जाते हैं तो सबके बीच में नॉर्मल की टेंडेंसी चेंज होती जाती है ड्यू टू द मास ऑफ द ब्लॉक, ओके। ब्लॉक के मास के अकॉर्डिंग उनकी नॉर्मल की टेंडेंसी चेंज हो जाती है, इसलिए नॉर्मल में कुछ आपको
डिफरेंस देखने की वजह से क्या होता है, हर ब्लॉक आगे आने वाले ब्लॉक को सेम फोर्स से तो आगे वो करता है, लेकिन सेम फोर्स से पुश तो करता है क्योंकि फोर्स उस पे लग रहा होता है एक ब्लॉक पे, उसे हम एफ नेट कहते हैं। अब वो हर ब्लॉक के मास के अकॉर्डिंग ही ब्लॉक को शिफ्ट करेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरह से अगर कई सारे ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट मासेस के जुड़े हुए हैं, तो हर मास वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक पे अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता चला जाएगा। मैं इसी का केस सेकंड ले लेती हूँ। केस सेकंड, तो केस सेकंड विल बी ड्रॉ फिगर with three blocks और कोई भी मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर आपको इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो वेल एंड गुड, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, इक्वेशन कहाँ से बनती है, वैसे आप करेंगे तो उतना ही टाइम लगना है जितना आप फॉर्मूले को याद करने में अपना टाइम लेते हैं। ठीक है? तो एक बार याद आ जाएगा ना कि कहाँ से इक्वेशन हम बनाते हैं, तो आप दिमाग में ही ओरली चीजों के फॉर्मूले भी बनाने लगेंगे। इसलिए आप पहले देखिए कि इक्वेशन में कैसे हमने बनाया। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आया, कितने ब्लॉक्स थे, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा था, ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू सी इन दिस डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन में अगर आपने ये चीजें समझ ली, तो आप एक्सेलरेशन में कितने भी ब्लॉक जुड़े हुए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, कितने भी हो, आप एक्सेलरेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एक्सेलरेशन बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो जब भी आपको एक या दो ब्लॉक या तीन ब्लॉक जुड़े हुए दिखे, हमेशा इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना के खुद से इक्वेशन रफली बनाने की कोशिश करिए। मैंने ये लगाया एफ नेट। ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब मैं बनाऊंगी इसका एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज योर M1, दिस इज योर M2, दिस इज योर M3, M2। ठीक है? इस पे लग रहा है F वेक्टर, F नेट। एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक्स का उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है? और इसने इस पे लगाया N1, तो इसने भी इस पे लगाया N1 सेम मैग्नीट्यूड का। अब M2 ने इस पे लगाया N2 नॉर्मल। नॉर्मल की कंडीशन जो चेंज हो रही है ना, वो मैंने आपको अभी ही बता दी है, ये रहा आपको N2। बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसको इवेल्युएट करते हैं, जिधर साइड एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन की इक्वेशन में पॉजिटिव ले लेते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं पहली फॉर M1 एक साथ इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। F माइनस एन, ये वाला N1 जो इस पे लग रहा है, क्या होगा, बॉडी में फोर्स जनरेट करेगा, बॉडी के मास के अकॉर्डिंग बॉडी में एक्सेलरेशन होगा F इंटू M1 इंटू ए। फॉर M2 मास ऑफ द ब्लॉक N1, ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैंने N1 को पॉजिटिव लिया, माइनस N2 क्योंकि N2 इस पे लग रहा है, इज इक्वल टू M2A वेक्टर। इज इट राइट? सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। फॉर M2 M3 there is no any contact body, so it will directly N2 is equal to this N2, right? N2 will be M3A, because due to this N2, M3 block will accelerate in forward direction in the direction of the applying force. Okay? अब मैं इस N2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख देती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। So now I will put the value of N2 in second equation, from second in, from third in second। ओके, इतना समझ जाइएगा। तो N2 माइनस M3A is equal to M2A vector। N2 will be M2 plus
m3 ए वेक्टर। ओके, अब मैं इस n2 की वैल्यू क्या कहाँ रख दूं? अरे ये तो n1 है, n2 की वैल्यू हमने पुट की थी ना, तो ये आपका n1 है, क्योंकि मैं किसमें रख रही हूँ, सेकेंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन से n2 की वैल्यू उठा के रख रही हूँ, तो मुझे n1 मिला, m2 प्लस m3 ए वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम फर्स्ट n2 की वैल्यू निकाल के रखेंगे ना, n1 की वैल्यू निकाल के रखेंगे, f माइनस n1 है, n1 की जगह पे मैं क्या रख दूंगी, m2 प्लस f3, जो मैंने अभी ऊपर निकाली है, और इज इक्वल टू m1 a वेक्टर। इट विल बी f वेक्टर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 a vector. So a vector in the sense acceleration will be f vector net, f net upon m1 plus m2 plus m3। अब आया समझ में आपको? कितने भी ब्लॉक हो, आपको रूल्स याद रखने हैं, किस ब्लॉक पे कैसे आपको नॉर्मल अप्लाई करना है, कैसे इक्वेशन बनाना है, जिधर साइड एक्सेलरेशन हो रहा है उधर के कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को हमें पॉजिटिव लेके चलना है, और सारी इक्वेशन आप बनाते चले जाएंगे, आपको फाइनल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 fn, जितने भी ब्लॉक जुड़े होंगे, जितने भी डिफरेंट मास ऑफ ब्लॉक जुड़े होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जब बॉडी क्या होती है, कांटेक्ट में होती है स्ट्रिंग के थ्रू, कांटेक्ट नहीं, कनेक्टेड होती है स्ट्रिंग के थ्रू, सॉरी। तो ये कांटेक्ट और कनेक्ट में जैसे मैं भी कंफ्यूज हुई बोलने में, वैसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। कनेक्टेड मतलब स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, स्ट्रिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मैं आपको लिखा दूंगी। इनएक्सटेंसिबल होती है और मासलेस होती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग और डायरेक्ट अप्लाइंग फोर्स का रिलेशन होता है, ये भी मैं आपको अच्छे से पहले डिफाइन करती हूँ। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। ठीक है, तो अब पहले एक नॉर्मल से फिगर से, सपोज दिस इज हुक attached with string and end of the string mass m block attached। ओके, तो ये अपना जो वेट है वो कहाँ डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा, इस डाउनवर्ड एक्सर्ट करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टेंशन हो जाएगा। टेंशन मतलब स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, खिंचाव आएगा। तो ये जो है, ये होगा टेंशन इस डायरेक्शन में। फिर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दीज बोथ पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ठीक है। और ये जो है ना टेंशन, ये है आपके टेंशन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में के थ्रू और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू। अब जब भी स्ट्रिंग में केस फर्स्ट, यहाँ पे हम डायरेक्शन पहले देख लेते हैं कि किसकी क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज बिकेम अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
ये दोनों टेंशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों टेंशन अपने अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या है, अवे है, दूर है। ठीक है, पहली कंडीशन, पहला आपका केस, केस नहीं कहेंगे इसको, आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग में जब ब्लॉक्स होते हैं या कनेक्टेड होते हैं और फोर्स के थ्रू उन्हें स्ट्रेच किया जाता है तो उसमें क्या क्या वेरिएशंस आ जाते हैं। ओके। और सेकेंड है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कि जब फोर्स डायरेक्टली applied on a string, then produce tension will equal to the applied फोर्स। जो टेंशन होगा वो क्या होगा, फोर्स के इक्वल होगा। किस कंडीशन में, जब फोर्स आपका डायरेक्ट लग रहा होगा टेंशन स्ट्रिंग पे। इन दिस कंडीशन your tension will be equal to force when force is directly applied on a string and due to force produced tension will equal to applied force। ठीक है, this is your second condition। now this is the third point which is most important by the theoretical और by the numerical। दोनों कंडीशन से ये जो तीसरा पॉइंट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो स्ट्रिंग है, string is assumed to be inextensible। inextensible, ठीक है ना, मतलब फिक्स लेंथ की सम हम लोग कंसीडर करते हैं। और इस फिक्स लेंथ में जब स्ट्रेचिंग होती है तो उसी स्ट्रेचिंग का अपोज करने के लिए टेंशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक स्ट्रिंग में क्या होगा, अटैच्ड होगा और हैंग होगा। तो हैंगिंग कंडीशन में जब ब्लॉक होता है ना तो वो नीचे की तरफ अपना वेट क्या करता है, एक्सर्ट करता है, और उसी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी का डाउनवर्ड हो जाता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जो मैग्नीट्यूड है किसका, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक का, टाइप टू स्ट्रिंग, जो ब्लॉक स्ट्रिंग से क्या है, बंधा हुआ है, आर ऑलवेज सेम। अब समझ में आया कि जो स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंसिबल, इट मींस फिक्स लेंथ की एज्यूम की जाती है, और जो ब्लॉक स्ट्रिंग से टाइड अप होता है, ओके, जो ब्लॉक स्ट्रिंग से टाइड अप होता है उसके एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा हर कंडीशन में सेम माना जाता है। ठीक है, या सेम आता है, इसीलिए हम एक्सेलरेशन एक बार निकाल देते हैं, वो सारे ब्लॉक के लिए एक ही एक्सेलरेशन कंसीडर होता है। ठीक, तो ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट वी हैव टू टेक नेक्स्ट पेज। The fourth point is string is assumed massless। String is assumed massless, मतलब अनलेस सेटल्ड होती, मतलब जैसे आगे आप कह सकते हैं ना कि जो स्ट्रिंग होती है अगर वो फिक्स लेंथ की है तो ये मासलेस मानी जाती है, मतलब स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होगा जब तक मेंशन ना कर दे। कभी कभी मेंशन कर देता है, वैसे ज्यादातर मेंशन नहीं करता है। हेंस टेंशन इन इट, इन स्ट्रिंग, है ना, इट का मतलब स्ट्रिंग, रिमेन सेम एवरीवेयर।
इसीलिए हम लोग एक पॉइंट पे भी निकालते हैं तो हर एक पॉइंट पे उसका जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा एंड एंड इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो स्ट्रिंग क्या है, मासलेस मानी गई है। और स्ट्रिंग मासलेस मानी गई है इस वजह से क्या होता है, या जो हमारा जो टेंशन होता है इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो हर एक पॉइंट पे, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम माना जाता है। एक स्ट्रिंग पे एक ब्लॉक लटका होगा तो वहां पे जो टेंशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू, जब फ्रंट जो एंड होता है, पहला एंड और दो एंड होते हैं ना स्ट्रिंग के, एक जो होगा जहां से टाइड अप होगा, एक से जो ब्लॉक को टाइड अप करेगा, तो एक ब्लॉक की वजह से, एक एक एंड की वजह से या एक फिक्स एंड की वजह से दूसरे एंड में जिधर ब्लॉक आपका हैंगिंग है, उन दोनों की वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा वो हर एक पॉइंट में सेम होगा। लेकिन ये एक स्ट्रिंग की बात हो रही है। अब जब ब्लॉक्स अलग अलग आगे जाके स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो वहां पे क्या होता है, टेंशन आपका डिफरेंट हो जाता है। फिर वहां T1 T2 T3 इस तरह लगाते हैं आप, या तो फिर आपको मेंशन होगा, गिवन होगा टेंशन। अब समझिए स्ट्रिंग अगर सेम है तो वो आपकी मासलेस मानी जाती है, इनएक्सटेंसिबल मानी जाती है। इनएक्सटेंसिबल मानी जाती है इसीलिए जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है, वो ब्लॉक के एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा सेम होता है। और मासलेस की वजह से इस स्ट्रिंग पे हर जगह टेंशन जो होता है वो आपका अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। और टेंशन भी इक्वल होता है जब तक स्ट्रिंग सेम है। सेम स्ट्रिंग से आप कितने भी ब्लॉक ऐड कर दीजिए, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन प्रोवाइड होगा और वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा जो डायरेक्टली फोर्स जहां पे अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इन कंडीशंस को समझिए। अब केस फर्स्ट लेते हैं, मैं स्ट्रिंग का केस फर्स्ट लेती हूँ जहां पे स्टार्ट करते हैं, दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं। your first block is M1 which is connected with M2 by the massless and inextensible string, ये मेंशन करेगा। ओके, अब मैं किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ तो एक्सेलरेशन इधर का होगा और एक्सेलरेशन इधर होगा, राइट। तो इनका मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, यो M1 यो M2, ठीक है, M1 एंड M2। ओके, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ, फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन विल बी दिस डायरेक्शन, और ये फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और इस स्ट्रिंग में इस ब्लॉक ने M1 ने जब इस पे स्ट्रेच किया, इसकी वजह से स्ट्रेचिंग हुई, जब हमने फोर्स एफ नेट से इसको स्ट्रेच किया या पुल किया अपनी तरफ, तो इसने इस पर इस डायरेक्शन में लगाया टेंशन और इसने इस डायरेक्शन में लगाया टेंशन। मैंने फिर से कहा, जैसे नॉर्मल की कंडीशन में हम उस पर लगने वाले नॉर्मल को कंसीडर कर रहे थे, वैसे ही हम इस पे लगने वाले टेंशन को कंसीडर करते हुए इक्वेशन बनाएंगे। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन के कंपोनेंट को हम पॉजिटिव लेंगे। तो स्टार्ट फॉर्मिंग इक्वेशन फॉर M1 ब्लॉक, क्या हो जाएगा, F माइनस एन विल बी M1A। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एन एन नहीं है, सॉरी ये टी है, टी। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस पर भी एक टी लग रहा है ना, ये तो ये रहा आपका टी इज इक्वल टू M2A। इस टी को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो टी इज इक्वल टू M1 प्लस M2A। ये देखिए एक्सिलरेशन क्या आ गया, एक्सिलरेशन क्या आ गया, टी अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये टी नहीं है, एफ है, सॉरी, एफ नेट। इस कंडीशन में भी क्या मिल रहा है आपको, एफ नेट अपॉन जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है, जो एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है,
एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन एम वन प्लस एम टू, इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन आपका यही आ रहा है, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात आती है तो वहां टेंशन होता है, और कभी कभी टेंशन पूछ लेता है आपसे, इसलिए इस डेरिवेशन को कराना जरूरी है। कंडीशन वैसे ही होंगी आपकी जो पहले आपकी कांटेक्ट में थी, टेंशन प्रोवाइड होने की वजह से थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। इसी तरह से तीन ब्लॉक के लिए T1 से T2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन आपको मिलेगा एफ नेट अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, और जितने भी ब्लॉक ऐड करते जाएंगे डॉट डॉट एम एन। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड केस, कहे तो करा देते हैं, वैसे ही है जैसे आपने इसको किया, बस आपको वहां पे T1 और T2 आ जाना है। ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपका एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला मिलेगा। कंडीशन हमने पढ़ी, ये पढ़ी थी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड बॉडीज की। अब मैं इन बॉडीज को वर्टिकली हैंगिंग कंडीशन में इनके केसेस बना के इनको डिराइव करूंगी, और उस कंडीशन में एक्सेलरेशन, टेंशन, सारी चीजें हम इवेल्युएट करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, वर्टिकली किसी भी स्ट्रिंग के थ्रू जो मास ऑफ द ब्लॉक्स होते हैं वो जब हैंगिंग होते हैं तो उस कंडीशन में वहां टेंशन एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं। अभी हमने हॉरिजॉन्टली पढ़ा, अब वर्टिकली पढ़ेंगे। ओके ओके, स्टार्ट। बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली। ओके, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टली कंप्लीट किया, अब हम वर्टिकली बॉडीज जब जो एक दूसरे से कनेक्टेड स्ट्रिंग के थ्रू जुड़ी हुई होती है और वर्टिकली हैंगिंग होती है, इनकी कंडीशन देखेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या वेरिएशंस आते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम फिगर। यू हैव मास ऑफ द बॉडी, मैं तीन मासेस ले लेती हूँ। ये कनेक्टेड फर्स्ट एंड है, ठीक है, फिक्स्ड एंड है जहां से स्ट्रिंग कनेक्टेड है। स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्लॉक, this block connected with another block by the string, and this block is connected with another third block. This will M1, M2, M3. So we have to draw free body diagram. After that we will make equation of each block. Okay, so यहाँ से पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ। ये रहा आपका M1, ये रहा आपका M2, ये रहा आपका M3। ध्यान से देखिए, M3, M3 पे क्या है, ये स्ट्रिंग है जो फिक्स एंड है, ये M3 है, ये M2 है, ये M1 है। तो जो M1 है वो नीचे की साइड क्या करेगा, M1G लगाएगा, ये यहाँ पे क्या लगाएगा, M1G, और M2 भी यहाँ पे क्या लगाएगा, M2G, और M3 भी क्या लगाएगा, M3G। ठीक है, तो पहले जो M3G। अब इस कंडीशन में हम ऐसा लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, अब इनके टेंशन और इनके वेट पे क्या रिलेशन बनता है पहले हम वो देख लेते हैं। जो M1 है, M1 ने इस बीच की स्ट्रिंग ना, मैं इस स्ट्रिंग को ले रही हूँ, इधर और इधर T1 सेम मैग्नीट्यूड के दो टेंशन प्रोवाइड कराए। तो M1 ने किधर, M1 पे जो लग रहा है ना, M1 पे टेंशन ये रहा, और M2, M2 पे भी क्या है, एक ये रहा T1, M2 पे एक T1 आपका लग रहा है, और फिर एक T2 ये लगा रहा है, राइट। और M3, M3 पे यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे तो पता चल गया ना, M1 इस पे T1 लगा रहा है, और ये इस पे कितना लगा रहा है, T2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, T3 यहां से होगा केवल T3, और ये इसमें आपको M3, M3G,
और ये इसको T2 को अपोज कर रहा होगा ना, तो M2 क्या करेगा, T1 को अपोज कर रहा होगा। ये वाला मैंने यहाँ नीचे बना दिया, तो मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, बात एक ही है, आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जिसमें आपका कन्वीनियंस है, आप उस अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। आप देख लीजिए इसमें कोई अगर दिक्कत है, M1 और M1 ने जनरेट किया T1, तो T1 एक लगा रहा है ना। अब उसके बाद फिर T2 ये लगा रहा है, और इस पे क्या लग रहा है, T1 और M2G। और M3 ब्लॉक पे क्या है, M3 जनरेट कर रहा है T3, तो T3 कहाँ लग रहा है, इसके ऊपर, क्योंकि अब इसके ऊपर क्या है, फिक्स्ड एंड है। और जो नीचे वाला है वो किसके साथ है, वो T2 के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, M2 ब्लॉक को T2 टेंशन के साथ क्या कर रहा है, T2 की M2 की स्ट्रिंग को T2 टेंशन प्रोवाइड हो रहा है। और ये रहा आपका M3G। अब बनाते हैं इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन होगी T1 इज इक्वल टू M1G। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, T2 इज इक्वल टू T2, मैं इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले रही हूँ, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस M2G। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T3 इज इक्वल टू M3G प्लस T2। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमने ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिए। अब यही करेंगे, एक की वैल्यू दूसरे में ट्रांसफर करेंगे, और हम फाइनल, आपको एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, तो टेंशन हम देखते हैं कि हमारा फाइनल टेंशन कितना आ रहा है। तीनों इक्वेशन में हम यहाँ पे T1 की वैल्यू रख सकते हैं, और फाइनल यहाँ पे फिर T2 की वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, T2 इज इक्वल टू T1 विल बी M1G, M2G is already existed, so it will be M1 plus M2G। ठीक है ना, फिर ये रहा T2 का वैल्यू, और T2 का वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ, तो T3 इज इक्वल टू M3G प्लस M1 प्लस M2G। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा सीक्वेंस से, M1 प्लस M2 प्लस M3G। your final tension T3 will be this, T2 will be this, and T1। कोई दिक्कत वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजीली मैंने आपको फिगर बना के समझाया है। अब यहाँ अगर एक्सेलरेशन आ जाता है ना, तो आपको एक और चीज इसमें मेंशन करनी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा चीज होती है स्यूडो फोर्स। ड्यू टू स्यूडो फोर्स, यहाँ पे फोर्स आता है जो मास इंटू एक्सेलरेशन, ब्लॉक के मास और उसके एक्सेलरेशन को क्या करता है, स्यूडो फोर्स क्या है, जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उसी के जस्ट ऑपोजिट स्यूडो फोर्स काम करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को सॉल्व करेंगे। आप एक्सेलरेशन या तो ऊपर ले लेते हैं या तो डाउनवर्ड ले लेते हैं। उस कंडीशन में जब एक्सेलरेशन आ जाता है वर्टिकली कनेक्टेड ब्लॉक्स में, तब क्या क्या कंडीशन बनती है, ये भी हम फिगर के थ्रू ही समझाएंगे। ठीक है, केस थर्ड, केस थर्ड सेकेंड जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट एंड, this is your block M3, this is your block M2, this is your block M1। okay, block M1, M2, M3, start making free body diagram। this is your M1, this is your M2, this is your M3। अब देखिए, मैं लेती हूँ इन सब का एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो ये T3 टेंशन प्रोवाइड करा रहा है, ये T2 टेंशन से इसको अपोज करेगा M2 को, और ये T1 टेंशन से इसको अपोज करेगा। ये T2 टेंशन प्रोवाइड करा रहा है ना, ये T3 टेंशन प्रोवाइड कराएगा। समझ में आया, हर एक ब्लॉक अपने मास को डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा, M2G, M1G, इट विल M3G। सही है ना, बेसिक चीजें जो मैं M3
जी, जो एकदम क्लियर है वो पहले हम बनाते हैं, M2G एंड M1G। एक्सेलरेशन सबका ऊपर साइड हो रहा है, ठीक है, इतना सही है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें M1 में ऊपर साइड यहाँ कौन सा टेंशन लग रहा है, तो इस पे लग रहा है T1, क्योंकि M1 ने प्रोड्यूस किया T1, M2 ने प्रोड्यूस किया T2 और M3 ने प्रोड्यूस किया T3। यहाँ तक क्लियर है। अब जो M3 पे T3 लग रहा है ना, वो ऊपर साइड है, नीचे साइड कौन सा है, T2, ठीक है। और M2 पे कौन सा है, T1। अपोज जो एक दूसरे करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का करेंगे ना, तो ये रहा आपका T1, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब एक्सेलरेशन की वजह से हमारा क्या आ जाएगा, स्यूडो फोर्स आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इन फिगर्स के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस जो बनेंगे वो होगी, पहली इक्वेशन आपकी फॉर M1 ब्लॉक T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, राइट। फिर फॉर M2, अब M2 पे क्या क्या कुछ चीजें आपकी ऐसी आ जाएंगी, जैसे M2 पे, M2 पे देखा जाए तो M2G और T1 एक ही डायरेक्शन में है, T2 डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अपसाइड हो रहा है, इसलिए मैं पहले अगर उधर का कंपोनेंट लूंगी तो ये पॉजिटिव लूंगी, तो यहाँ पे लूंगी मैं T2 माइनस, क्योंकि T2 से T1 और M2G दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों आपस में प्लस में रहेंगे, तो T1 प्लस M2G, ठीक है, इज इक्वल टू M2A। अब फॉर थर्ड, फॉर M3 मास ऑफ ब्लॉक के लिए फिगर देखते जाते हैं। आपका क्या होगा, T3 माइनस T2 प्लस M3G इज इक्वल टू M3A एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम यही करेंगे, वैल्यूज को शिफ्ट करते जाएंगे। तो हमने यहां से वैल्यू शिफ्ट की सेकंड में, दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब वैल्यूज अगर शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से कि अब मैं सेकेंड इक्वेशन रख रही हूँ, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, जहां पे मैंने T1 की वैल्यू पुट की है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M1A एक्सेलरेशन प्लस M1G, तो T2 विल बी, T1 की वैल्यू कितनी आई, M1A प्लस, इसको थोड़ा सा फ्री स्पेस पे हम सॉल्व करते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, ना ही बहुत पॉज पॉज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आई है, M1A प्लस M1G, M1A एक्सेलरेशन प्लस M1G, ठीक है। और ये रही T2 की वैल्यू, और इसके बगल से है आपका M2G इज इक्वल टू M2A एक्सेलरेशन, तो T2 विल बी, मैं सीधा सीधा M2A एक्सेलरेशन प्लस M1A एक्सेलरेशन प्लस M1G प्लस M2G, ठीक है। अब यही T2 मैं क्या रखूंगी, थर्ड इक्वेशन में रखूंगी, सीधा सीधा फ्रॉम थर्ड, ये रहा आपका T3, T3 इज इक्वल टू माइनस T2 की वैल्यू कितना है, M2A प्लस M1A
प्लस m1g प्लस m2g एंड प्लस m3g इज इक्वल टू m3a एक्सेलरेशन। ठीक है, तो t विल बी या t3 विल बी m3a एक्सेलरेशन प्लस m2a एक्सेलरेशन प्लस m1a एक्सेलरेशन प्लस m1g प्लस m2g प्लस m3g। ठीक है, इसे थोड़ा और इजी कर लेते हैं। t3 विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3, एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 और g कॉमन निकाल लेते हैं। तो T3 में अब इन दोनों में से ये दोनों कॉमन निकाल लेते हैं ना, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 अगर कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, a एक्सेलरेशन प्लस g। ठीक है, और ये आपका टेंशन जो लग रहा है ना, ये हो गया आपका फाइनल T3 टेंशन। ठीक है, अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, T3 हो गया। अब यहां से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना होगा तो ये आपका इधर शिफ्ट होगा, तो T3 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 g होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ओके, अभी आपको जब वैल्यूज देगा और वैल्यूज के साथ साथ आपको मास ऑफ द ब्लॉक्स दे देगा तो आपको यही फॉर्मूले बहुत आसान लगने लगेंगे जितने कि अभी ये बड़े लग रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को कि कैसे हमें इससे एक्सेलरेशन निकालना है। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, अगर वर्टिकली कनेक्टेड ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन आ जाता है तो उनकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है और एक्सेलरेशन आपका ऐसे आता है। ये जो T3 होता है इसे आप क्या कह सकते हैं, F एक्सटर्नल कह सकते हैं। ठीक है, ये एक लास्ट जहां से बॉडी का एंड होता है ये वहां पे प्रोवाइड होता है टेंशन, ये फाइनल आपका क्या कह सकते हैं, F एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो T3 को आप क्या कह सकते हैं, F एक्सटर्नल कह सकते हैं। एक सेकेंड, इसे आप अच्छे से देख लीजिए।